नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए क्योंकि बहुत सारे ताजा अपडेट्स हैं। डोभाल साहब ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि यूनुस अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। मोदी जी ने एक साथ 3 धमाके कर दिए हैं, आकाश से, जमीन से और समंदर से। इन धमाकों से यूनुस ही बेचैन नहीं है बल्कि मुनीर भी सदमे में आ गया है। इसे समझेंगे। वैसे भी बांग्लादेश के अंदर की अगर बात करें तो युद्ध छिड़ा हुआ है वहां। भारत और शेख हसीना विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद उसके भाई ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब यूनुस उसकी तलाश करवा रहा है। तो ये सब बातें इस पे चर्चा होगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ पर स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। जनरल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, और आपको और आपके ऑडियंस को। जनरल साहब, मोदी जी ने एक साथ 3 धमाके किए हैं, आकाश से, जमीन से, समंदर से। और ये जो धमाके किए इससे यूनुस की नींद उड़ चुकी है, बल्कि मुनीर भी उधर सदमे में आ चुका है। तो ये जो तैयारी है इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसको समझने के लिए हमें वहाँ की जो सामरिक स्थिति है साउथ एशिया की, उसको समझना बहुत जरूरी है, और खास तौर से भारत की। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो फोकस है दुनिया का और क्षेत्र का, और क्षेत्र में बाकी जो देश हैं उन सब का कहाँ जा रहा है, साउथ एशिया के ऊपर आ रहा है। और उसका एक कुछ कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरी जो स्लाइड्स हैं उसको ऐड कर दीजिए ताकि मैं इसके बारे में डिटेल में समझा सकूं। पहले सामरिक स्थिति और उसके बाद भारत ने क्या कदम उठाए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहली स्लाइड जो आप देख रही हैं, ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें और नेबरहुड की जो ताकतें, हमारे जो आसपास की ताकतें हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं। देखिए, इसमें 3 अंतरराष्ट्रीय ताकतें, 3 अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो हैं वो बाहर से इस इलाके के ऊपर फोकस कर रही हैं, किस लिए कि भारत का किसी न किसी तरह से जो ग्रोथ है उसको रोका जाए। भारत की जो छलांग लगाई जा रही है आर्थिक में, चाहे वो डिफेंस में, हर क्षेत्र में जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको रोकने की एक साजिश मुझे दिखाई देती है, और उसके लिए वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मोहरा बना रहे हैं। तो आप देखिए, चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू भारत में इंटरफेयर कर रहा है, बांग्लादेश के थ्रू भारत में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जो है वो डायरेक्ट भी और पाकिस्तान के थ्रू भी भारत के ऊपर एक तरह से समझ लीजिए कि इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश के थ्रू भी। और कई सारे पुराने ऐसे इंसिडेंट्स आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपने कई अपने शोज में उसको कवर भी किया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तुर्की एक नया खिलाड़ी यहाँ पर आ गया है। तुर्की क्या सोच रहा है कि मैं अपने आप को ओटोमन एम्पायर का जो पुराना इतिहास था उसको दोहराना चाहता हूँ, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक जगत का वो एक बेताज बादशाह बन के उभरे। तो इसलिए वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, बांग्लादेश को मदद कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस जो है किसी तरह से कम किया जाए, ईरान का इन्फ्लुएंस कम किया जाए, क्योंकि इस्लामिक जगत की लीडरशिप के लिए कई सारे खिलाड़ी मैदान में कूदे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान ही है, वो सोचता है कि क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है इसलिए इस्लामिक जगत का जो सबसे बड़ा बादशाह होना चाहिए वो पाकिस्तान होना चाहिए। फिर वो जो है दूसरा या सऊदी अरेबिया, वो बोलते मक्का मदीना तो मेरे पास है तो इसलिए मैं इस्लामिक जगत का बादशाह हूँ। ईरान सोचता मैं तो पर्शियन सिविलाइजेशन हूँ, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन हूँ, और मैं जो हूँ पूरे इस्लामिक जगत को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए वो अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में लाना चाहता है। तो इनके भी काफी आपस में विरोधाभास हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये रेडिकल इस्लाम की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल इस्लाम की लड़ाई है। सब राजनीति खेल रहे हैं इसमें, और उसमें भारत इस चक्रव्यूह में बीच में फंसा हुआ है। लेकिन भारत ने भाई ऐसे तो वो पुरानी कहावत आपने तो सुनी होगी, जहां से रोम और मिस्र कुछ हस्ती है हमारी की दौरे जमा हमारा। तो दौरे जमा हमारा क्या है, सारे लोग सबके नक्शे बदल गए, लेकिन भारत का जो मूल नक्शा है वो वैसे का वैसा ही टिका हुआ है। तो अब भारत जो है ये पूरा जो चक्रव्यूह है उसको अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की तरह तोड़ेगा।
क्योंकि अभिमन्यु और अर्जुन अगर एक साथ होते तो वो चक्रव्यूह से अभिमन्यु आखिरी जो द्वार था उसको खोल लेता। तो इसमें अब अभिमन्यु और अर्जुन यानी कि कृष्ण की तरह इस द्वार को तोड़ने का भारत को समय आ गया है और भारत इस दिशा में कई कदम भी ले रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इस स्लाइड में देखेंगे कि सामरिक स्थिति किस तरह से है। सरायवो इंसिडेंट, अब सरायवो जो बोस्निया हर्जेगोविना का एक शहर है, वहां के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वहां के आर्च ड्यूक थे, जो राजा थे, उनको किसी ने असैसिनेट कर दिया था। एक गोली की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उनकी अंदर की कहानी की वजह से बाहर के लोग वहां पे जुड़ गए। तो यही एक सरायवो इंसिडेंट बांग्लादेश के ऊपर नजर आ रहा है मुझे, कि उनके अंदर के ही लोगों ने एक ऐसे आदमी को मार दिया। और इसके पीछे आप भाई भी बोल रहा है कि यूनुस की गवर्नमेंट या यूनुस की सरकार ही शामिल है। अब यूनुस की सरकार शामिल है या जमाते इस्लामी के लोग शामिल हैं या फिर आईएसआई के जो हैंडल हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो शामिल हैं इस हिंसा को भड़काने के लिए, वो अलग एक बात है। लेकिन सबका एक कॉमन उद्देश्य है कि भारत के विरोध में सब बात करो, ताकि जितने भी गुट हैं इस तरह के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो जो जंगली ग्रुप मैं तो बोलूंगा इनको, राक्षसी ग्रुप जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं इकट्ठा रहें और भारत के ऊपर प्रेशर बनाए कि भारत कुछ ऐसा करे जिससे कि यहाँ पर उनको मौका मिल जाए ये कहने का कि देखिए जी भारत तो अग्रेसर है, जैसे इजराइल के साथ वो करते हैं। हमास ने इतना इतना कुकर्म किया था, फिर भी आज आप देखेंगे दुनिया हमास को सपोर्ट कर रही। भाई किस लिए सपोर्ट कर रही? तुमने वो गलती ना की होती तो ना तुम्हारा इतना नुकसान होता। तो ये सरायवो इंसिडेंट जो है, ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह अंदर की घटना को, अंदर की ही घटना करके आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाहर के लोग आकर के इसमें मिल जाएं, यानी कि अमेरिका मिल जाए, चीन मिल जाए, तुर्की मिल जाए और बांग्लादेश को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए भारत के अगेंस्ट काम करने के, भारत के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ने के लिए। इसलिए भारत विरोधी लामबंदी अंतरराष्ट्रीय और अंतरदेशीय दोनों ही तरह से बांग्लादेश कोशिश कर रहा और इसमें बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हादी का जो क्रिमेशन हुआ था उसमें देखा होगा आपने, बाहर के जो राजदूत थे वो भी आकर के मिले हुए थे। अरे भाई रेडिकल है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा, आप उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी को शहीद बना रहे हैं। इसका दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि यूनुस जो है, यूनार्क जिसको नाम बोलते हैं, यूनार्क का मतलब होता है आर्क, मतलब आर्च ड्यूक जैसे राजा, वो अब उसको लालच लग गई है पावर की। तो वो चाहता है कि अगर मैं किसी तरह से ये इलेक्शंस को तोड़ दूं, इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दूं, टाल दूं, तो वो और ज्यादा दिन तक वो बांग्लादेश के ऊपर क्या बोलते हैं रूल कर सकता है। कहीं ना कहीं जमाते इस्लाम को लग रहा है कि अगर वो इलेक्शन करेंगे तो शायद हार जाएंगे बीएनपी से। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन वैसे भी अवामी लीग के बिना तो कोई इलेक्शन है नहीं, फर्जीवाड़ा है बिल्कुल। सो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सत्ता में टिके रहें, यूनुस को सामने दिखा करके पीछे से जमाते इस्लाम जो है पूरा बांग्लादेश चला रही है। तो बांग्लादेश के अंदर गदर हो, बांग्लादेश के आदमी जहन्नुम में जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि भाई हम अमेरिका को साथ में लेके रख लें, अमेरिका को खुश करते रहें, जैसे पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के ऊपर एक दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश करें। और तीसरी जो बात है सैन्य स्थिति, मुझे जहां तक लगता है बांग्लादेश की जो सैन्य स्थिति है कमजोर है। वो लोग इस स्थिति को डील नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए तकरीबन क्या हो रहा है कि वो भी जमाते इस्लाम को एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है, उनकी इनएक्टिविटी का सपोर्ट जमाते इस्लाम को मिल रहा है, जो कि यूनुस के थ्रू अपना काम कर रहा है। क्योंकि यूनुस का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी बहुत पहुंची हुई चीज है, खलीलुर रहमान, बड़ा रंगीला आदमी है वो भारत के ये सब काम कर रहा है। और उनका एक जो मिलिट्री एडवाइजर है, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो भी उसने भी टेक ओवर कर लिया एक तरह से, और जो वहां की मिलिट्री है उसको एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। ये सारा जो पॉइंट आउट कर रहा है कि चीन, अमेरिका, पाकिस्तान मिल करके यूनुस के साथ और जमाते इस्लामी के साथ, और अमेरिका की पुरानी आदत रही है, उन्होंने देखिए तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया,
हमास के साथ बातचीत किया, हमास के साथ एग्रीमेंट, वो हमेशा जो है रेडिकल फोर्सेस के साथ भी बात करने को तैयार है, उनको भी सत्ता देने को तैयार है। तो ये एक बहुत बहुत ही बुरा जो ट्रेंड चल रहा है इस समय दुनिया में, कि आप राक्षसों को ही अगर आप लगाओगे सत्ता में तो फिर क्या होगा, देश दुनिया का क्या होगा, देश का क्या होगा, जब उनके ऊपर बीतेगी तब शायद उनको पता चलेगा। तो अगर आप अब देखें कि भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और ये हमारा आखिरी क्या बोलते हैं बातचीत का स्टेज होगा जिसमें कि लोगों को ऐसा लगता है कि भारत ने कुछ किया ही नहीं है। सबसे पहले तो भारत ने अपनी पॉलिसी ही चेंज कर दी है। अब नेबरहुड फर्स्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी को सुना हुआ किसी गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कि नेबरहुड फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट? कुछ नहीं जी, अब सिक्योरिटी फर्स्ट है। तो बिल्कुल। सिक्योरिटी रक्षा के लिए जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे और उसके लिए सारे बदलाव लाएंगे। सीरियस ने भी इसके ऊपर बात की थी। उन्होंने बोला भाई अगला हमला ऑप सिंदूर का 10 गुना 50 गुना ज्यादा होगा। मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं है, बट कहने का मतलब है कि हम अपनी सारी ताकत झोंक देंगे। जो भी हमारे खिलाफ, कोई भी हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी सोवरेनिटी के साथ, हमारे प्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसको जो है नेस्तो नाबूद करके ही छोड़ेंगे। उसके पहले हम अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि सस्टेनेंस होगी अगली लड़ाई में, ये बीच में नहीं छूटेगी जब तक हमारा जो भी उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। उद्देश्य पूरा हो गया हम छोड़ देंगे। हम किसी देश में रहने वाले सेना नहीं है। जिस दिन हमारा काम पूरा हो गया वापस वहां से तुरंत बाहर आएंगे। उसके बाद उसकी देश की जनता जाने, दुनिया जाने। दूसरी चीज है आईएसआई के जितने जो वहां हैंडल्स हैं उनको अब सर्वेलेंस पे किया जा रहा है। धुरंधर आप सभी ने देखी हुई है। अब वहां धुरंधरी चलेगी और चल भी रही है, आज से नहीं चल रही है। क्योंकि इनकी अगर हम एडवांस में इंटेलिजेंस नहीं लेंगे तो कल को हमको धोखा मिल सकता है। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है और असम और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये काफी हद तक हरा हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा है हमको, और उसके लिए हमारा जो है ऑपरेशन धुरंधर यहाँ पे चलना बहुत जरूरी है। डिजिटल प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ये लोग कि भाई भारत के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं, उसका एक काउंटर जवाब मिल रहा है भारत की तरफ से कि क्या डीप फेक है, ये इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई को बाहर लाया जा रहा है ताकि हमारी पब्लिक को पता चले। लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ एक चैनल है मिथबस्टर, तो आप जाइए वहां देखिए कैसे हम लोग जो डीप फेक्स को उसकी पोल खोल रहे हैं। अमेरिका और चीन इनका जो गेम चल रहा है यहाँ पर, हमारी कोशिश ये है कि चीन को मैसेज दी जाए। कैसे मैसेज दी जाएगी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा का मतलब है। दूसरी चीज है लाल मुंडरी, ये बात कर ली मैंने। अब मैं 3 बड़ी बड़ी चीजों की बात करूंगा जो कि सामने प्रकट रूप में दुनिया को दिख रहा है कि भारत कहां तक जा सकता है। नोटम जी। भारत ने 23-24 तारीख को एक नोटम जारी किया और उस दौरान उन्होंने कई सारे टेस्ट किए। सबसे पहला जो टेस्ट किया उन्होंने आकाश का किया। आकाश का जो न्यू जनरेशन वर्जन है उसका टेस्ट किया। पुराना वर्जन 25 किलोमीटर का रेंज है, इस वर्जन की करीब 70 से 80 किलोमीटर की रेंज है। इसके अंदर और भी कई सारे चीजें बदली गई हैं, प्रोसेसेस बदली किए गए हैं जिससे इसको रोक पाना और उतना मुश्किल होगा दुश्मन के हवाई जहाज को या दुश्मन के एरियल टारगेट को। इसलिए इसका जो एक पहला टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है और वो एक हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो सुदर्शन हमने, जो प्रधानमंत्री ने बोला था ना कि सुदर्शन हम तैयार, ये सुदर्शन की एक कड़ी है। सुदर्शन की दूसरी कड़ी है S-400, तीसरी कड़ी है S-500 और चौथी कड़ी है इंडिजिनस S-500 और के बराबर का हम अब एक हथियार बना रहे हैं भारत के अंदर। DRDO इसके ऊपर काम कर रहा है और ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि कुछ दिनों में ये कुछ समय तो लगता है, नई चीज है, नया वर्जन है, नई तकनीक है, लॉन्च किया है ना सर उसको। भारत अभी
आत्मनिर्भर भी होना चाहता है, खाली नहीं कि रशिया के ही हथियार पे डिपेंडेंट रहे। तो जहां जी, हम इमीडिएट रिक्वायरमेंट रशिया से ली है, आकाश अपना है। अब अगर ये हमारा जो इंडिजिनस प्रोडक्शन हो जाता है तो ये भी अपना होगा, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारे नागरिकों को समझना चाहिए कि ये रातों रात ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इसमें समय लगता है, वक्त लगता है, पैसा लगता है, कितना भी हम जोर लगा लो, उस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में टाइम लगता है। और पहले तो हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ विचार ही नहीं करते थे, इस तरह का सोच ही नहीं थी हमारी। दूसरा, हमने जो है SL4BM जो K4SLBM का टेस्ट किया है सबमरीन के ऊपर। अब ये एक न्यूक्लियर डेटरेंस का वो है, और ये निशाना किधर जा रहा है, इसकी रेंज है 3500 के करीब। ये बैलिस्टिक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है, और ये सबमरीन द्वारा किया गया है। किसी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए 3 जगह से आपको सक्सेसफुली अपना न्यूक्लियर हथियार फायर करना चाहिए, तभी आपके पास डेटरेंस होगा, लैंड से, हवाई जहाज से और समुद्र से। अब तीनों जगह से भारत ने ये अपनी क्षमता पहले भी दिखाई थी, अब उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी रेंज 3500, मैंने जो शुरू में आपको गोले दिखाए थे उसमें जी, जी, एक गोला चीन का भी था। तो ये जी, उनके लिए, भाई इस लड़ाई में आप ज्यादा हाथ पैर मत डालिएगा, क्योंकि हम लोग भी जो हैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर आपने इस लड़ाई में ज्यादा कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की, जो भारत के विरोध में है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, ये गोला, ये जो निशाना है ना SL4 जी, K4SLBM K4 हम्म, मरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये निशाना चीन के लिए भी है, एक मैसेज चीन के लिए भी है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है ये। तो खाली जी, जी, मोदी जी बांग्लादेश को नहीं देख रहे हैं, भाई हमको तो पूरी तरह से तैयारी करनी है ना। कुछ अगर हम काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई पीछे से हमारे को क्या बोलते हैं लतेड़ मार दे। ये एरो जो बनाई मैंने क्यों बनाई है। तीसरा जो हमने जो परीक्षण किया है, या फिर जो नया हथियार जो हमने जिसका टेस्टिंग करी है, वो है कि हथियार तो नहीं है, वो एक मैसेज दी है कि भाई बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल में हमारी जो पहुंच है वो अब फुली डिप्लॉय हो रखी है, या डिप्लॉय कर देंगे हम, या फिर जरूरत पड़ी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको अगले चित्र से समझाना चाहूंगा कि किस तरह से बांग्लादेश को हम उसकी औकात दिखा सकते हैं। वो मैं अगले जो अपना ये स्लाइड है इस पे बताना जी, चाहूंगा। ये हादी भी बोल रहा था कि हमारे सातों जी, नॉर्थ स्टेट्स को अलग कर दो, सिलीगुड़ी चिकन नेक काट दो। अरे भाई, हाँ, चिकन चिकन नेक अगर आपके पास, आप हमारा चिकन नेक काटने की कोशिश करेंगे, चीन को तो हमने संदेश दे दिया है कि ये आपके बल पे फुदक रहे थे चिकन नेक काटने के लिए। उसको तो हमने एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे दी, और चीन को भी पता है चीन सारी लड़ाइयां हारा है, चीन नहीं लड़ाई लड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। भारत से 1962 में वो इसलिए जीत गया क्योंकि भारत की उस समय बिल्कुल ही सेना पर तैयारी नहीं थी। भारत में तो ये डिबेट चलता था कि सेना की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आज हमारे कुछ दिनों पहले हमारे एक बड़े जानकार राजनीतिक ने बोला कि 12 लाख आर्मी की क्या जरूरत है। ऐसे चित्र देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि 12 लाख लोगों की जरूरत क्यों है। क्योंकि जवाब पहाड़ों, मिल जाएगा उनको। नहीं नहीं, पहाड़ों में फायर से काम नहीं चलेगा। खाली पहाड़ों में जब तक आपके पास बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, तब तक आप कोई लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। वो 2 साल तक, 200 साल तक उसी पहाड़ों में रहेगा। आप फायर करते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक फिजिकली जा करके उसको मार के, उसको बेल से बाहर निकाल करके हम उसको परास्त नहीं करेंगे, तब तक आप दुश्मन को हरा नहीं सकते पहाड़ों में। और ये तो हिमालय है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे रगेड पहाड़ हैं, सबसे खतरनाक पहाड़ हैं, जिस पे चलना मुश्किल है। हमने तो हमला करके कारगिल में भी दिखा दिया भारत ने कि हमला कैसे किया जाता है। आज तक किसी ने उस ऊंचाई पे लड़ाई नहीं लड़ी है, ना पाकिस्तान ने, ना किसी दुनिया के और किसी देश ने। सिर्फ सिर्फ भारत जिसने हमला किया है। पाकिस्तान तो वहां डिफेंड कर रहा था ऊपर बैठ करके।
बंकरों में बैठा हुआ था। जो नीचे से 18,000 फीट की चोटियों के ऊपर जो हमने हमला किया है, वो बूट्स ऑन ग्राउंड ही करता है। मैं तो मतलब मैं माफी चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं, और वो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर चुके थे पहले। मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि इन लोगों को रक्षा के बारे में कुछ पता नहीं और इस तरह के कमेंट देते हैं। खैर छोड़िए उस बात को। तो इनके जो बोल रहे थे ना हमारे मुर्गी के हमारे चिकन नेक को काटेंगे, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ इनकी कितनी मुर्गी की गर्दनें हैं। ऊपर तो 3 दिख रही हैं, तीनों जो मेरी ऊपर वाली लाल लाइन है, वो तीनों को हम बुलडोजर से साफ कर सकते हैं। मैं इतना बताऊं, खाली बुलडोजर लाने की जरूरत है, बस वो क्लियर हो जाएंगे। फिर एक पर्पल लाइन जहां खत्म होती है वहां पे थोड़ी मोटे देसी मुर्गे की गर्दन दिख रही है आपको, उसको भी जरूरत पड़ी तो काट देंगे और वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाएगा वो। और फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर अच्छा खासा 300 किलोमीटर का हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाएगा। हमारी कनेक्टिविटी अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ एकदम चकाचक हो जाएगी। फिर नीचे 2 चूहे बिल्लियों का गेम चल रहा है, हरे रंग के जो आपका वो दिख रहा है चिटगांग और इस तरफ का जो इलाका है, इनका हरे रंग का गेम चल रहा है। इसका तो बीच में ना एक छोटा सा डंडी जैसा लग रहा है, उसको तो हम चाहे तो ऊपर से काट सकते हैं, चाहे हवाई हमले से काट सकते हैं, या चाहे फिर नीचे नीली लाइन लगी हुई है ना, वो है नेवी। हमारे पास 170-80 जहाजों की नेवी है। ये क्या कर सकते हैं? दुनिया की तीसरी बड़ी नेवी है भारत की। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक इधर रहता है एक उधर रहता है। नेवी के पास खुद एरियल अटैक करने की क्षमता है। बगल में अंडमान निकोबार है जिसके ऊपर हमारा इतना बड़ा बेस है। एयरफोर्स चाहे तो उसको चारों तरफ से अटैक कर सकता है। बांग्लादेश तो मानचित्र से हट जाएगा अगर भारत चाहे। और यही मैसेज जो है यूनुस भाई साहब को मोदी जी ने दी है कि भाई अभी भी संभल जाओ, वक्त है, नहीं तो जो मार आपको पड़ेगी वो शायद आप अपने लिए तो नुकसान पहुंचाएंगे, आप अपनी पब्लिक को नुकसान पहुंचाएंगे। ये यूनुस जिस दिन समझ जाएगा, मैं बोलता हूं आज यूनुस को उठा दो वहां से, बांग्लादेश सुधर जाएगा। तो यहीं पर मैं आपने सही कहा सर कि जो शीशे के घरों में लोग रहते हैं उनको जरा संभल के रहना चाहिए। लेकिन देखिए ना ये कर क्या रहे हैं, इनके घर में लड़ाई छिड़ी हुई है। अब जो उसका भाई है उसने उल्टा इनके ऊपर सवाल कर दिया है। बोल तो रहा हूं कि ये एक सोची समझी चाल थी, अंदर अनिश्चितता फैलाने के लिए अंदर वायलेंस कराया और उसका रीजन थोप दिया भारत पे। पहले तो ये बोला कि हादी को मारने वाला भारत भाग गया है, तो सब गलत है। उसको अरेस्ट करके उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है जैसे ही वो भारत में पकड़ा गया सारी पोल इनकी खुल जानी है। तो इसलिए ये इनका गेम था कि अंदर ऐसी हलचल मचाएं जिससे कि वो फोर्स दुनिया को बोल दें कि भाई ऐसी हालत में हम कैसे इलेक्शन कराएंगे। ये जमात का गेम है, जमात और आईएसआई का गेम है ये। जिस दिन इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी आईएसआई को वो फ्री हैंडल नहीं मिलेगा। मजे हुए खिलाड़ी हैं बीएनपी और अवामी लीग तो खैर। और दूसरी जो बात है जो नैरेटिव वॉर है, हमको अब नैरेटिव वॉर जो है इस तरह से छेड़ना चाहिए कि भाई ये इलेक्शन ही फर्जीवाड़ा है। इलेक्शन लड़ना है तो आपको अवामी लीग को भी पार्टी भले ही हार जाए वो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैदान में आनी चाहिए। रेडिकल देखिए कितना गेम खेला इसने यूनुस ने। एक रेडिकल ग्रुप को जो कि टेररिज्म और इस तरह की हरकतें करता है उसको उन्होंने बैन से हटा दिया ताकि वो और गदर करे। छात्र नेता यंग हैं, उनको बरगलाना बहुत आसान है। उन्होंने क्या किया, उसी के एक नेता को गोली मार दी। चलो भाई, एक इनकलाबी मंच का है वो, उसका नहीं है, एनसीपी का नहीं है। अभी सर उसी ने इनकलाब यूनुस के खिलाफ खोल दिया ना। इनकलाब जो कर रहे थे अब यूनुस के खिलाफ इनकलाब कर रहे हैं और नाटक है क्या है व्हाटएवर, तो पकड़ा गया, ये अभी पता नहीं है जी। वो तो अपनी चाल में ही पकड़ा गया ना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खुद फंसोगे उसमें। अब क्या होगा कि यहाँ होगा पॉलिटिकल वॉर।
और पॉलिटिकल वॉर में नुकसान जो होगा वो पब्लिक का होगा, जो मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही दुख की बात होगी, क्योंकि इसमें जो जो एक्चुअल काम कर रहे हैं ना, जो एक्चुअल गेम खेल रहे हैं, ये सारे सब बच के भाग जाएंगे, ये सबसे पहले देश छोड़ेंगे। देखिए, ये जो आपने एक तरह से प्रेजेंटेशन दिखाया है, अगर वो देख लेगा तो उसके तो होश उड़ जाएंगे। वैसे भी उसकी नींद उड़ी हुई है, जिस तरीके से मोदी जी ने आकाश से, जमीन से, समुंदर से जो एक दिखा दिया उनको जलवा, अब उनकी नींद तो उड़ चुकी है, रदर मुनीर की भी नींद उड़ी हुई है। तो सर, आपने मेरे दर्शकों के लिए इतने विस्तार से बताया और ये भी बताया कि सरकार की तैयारी क्या है और किस तरीके से यूनुस डरा हुआ है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।